तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पुलिस टारगेट में। तो नवीन सर की जो 3 बजे वाली क्लास है, जो कि CGL और CHSL मेंस के लिए चल रही है क्लास, उसके सेट नंबर फर्स्ट का जो हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। और साथ ही में आपको बता दें, जो इसके हैंड रिटन नोट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो जाकर आप एक बार जरूर विजिट कर लेना। तो पहला क्वेश्चन ये था कि जो केरल का त्योहार है ओणम, ये कैलेंडर के किस माह में मनाया जाता है? तो मलयालम जो कैलेंडर है, इसका एक माह है चिंगम मंथ, इसमें जो है वो ओणम मनाया जाता है। ओणम जो है वो 10 दिन मनाया जाता है, जिसमें जो पहला दिन है उसको हम अथम बोलते हैं, और जो 10वां दिन है उसको हम थिरुओणम के नाम से जानते हैं। केरल का जो नया वर्ष है उसको हम विशु के नाम से जानते हैं, और केरल का ही एक नृत्य है थेयम, इसको हम देवताओं के नृत्य के रूप में जानते हैं। केरल का एक और नृत्य है अतुकल पोंगल। एक होता है पोंगल जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, और एक होता है अतुकल पोंगल जो कि केरल में मनाया जाता है। ये पार्वती देवी को समर्पित है। मकर विलक्कू त्योहार जो है वो सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है, और सबरीमाला मंदिर जो है इसमें कौन से देवता स्थापित हैं? तो अयप्पन देवता जो है इसमें स्थापित हैं। और मकर विलक्कू त्योहार जो है वो 7 दिन मनाया जाता है, और ये भी केरल का त्योहार है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो है कब हुए थे? तो 2024 में ये जो है 19 से लेकर 31 जनवरी तक 2024 तक ये तमिलनाडु के 4 शहरों में हुए हैं। एक तो त्रिची, कोयम्बटूर, चेन्नई और मदुरई में हुए हैं, जिसका शुभंकर जो है वो हिम तेंदुआ रहा है, जिसको हम सान के रूप में भी जानते हैं। अंडर 17 में कौन कौन से लोग आते हैं? जो स्कूल के स्टूडेंट होते हैं। अंडर 17 का मतलब है 17 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको। अंडर 21 का मतलब क्या होता है? यानी कि जो 21 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको, जो कि कॉलेज एंड स्टूडेंट वाले जो है वो अंडर 21 में आते हैं। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम जो है कब हुए थे? तो 2018 में जो है वो नई दिल्ली में हुए थे। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि बुक्स जो कि रेत की समाधि के लिए गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत की पहली थी। कौन भारत की पहली फीमेल थी जिन्हें बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था? और 2005 से इंटरनेशनल बुकर प्राइज की जो शुरुआत है वो हुई थी। इसी को, रेत की समाधि को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है टॉम ऑफ सैंड के नाम से। वो कौन है? तो डेजी रॉकवेल जो है, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है। मेन बुकर की बात कर लेते हैं, या फिर बुकर प्राइज की बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत जो है 1969 से शुरुआत होती है। अब तक कितने इंडियंस को मिल चुका है? तो 5 इंडियंस को अब तक ये अवार्ड मिल चुका है, जिसमें पहले जो भारतीय थे वो थे VS नॉयपॉल, जिनकी इन ए फ्री स्टेट के लिए इन्हें एक ये पुस्तक थी, इनके लिए इन्हें बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पहली फीमेल जो थी वो कौन थी? वो थी अरुंधति रॉय। इन्हें मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। इनके बहुत फेमस पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अमर्त्य सेन की बात कर लेते हैं। इन्हें 1998 में नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और किसके लिए? तो इको द आइडिया ऑफ जस्टिस के लिए इन्हें इससे सम्मानित किया गया था। द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा जो है वो द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं। और सिलेक्शन डेज ये भी बहुत बार पूछी जा चुकी है, इसके भी लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा हैं। भाषा की बात कर लेते हैं कि भाषा कौन कौन सी कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो निसी भाषा बोली जाती है। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। त्रिपुरा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कोकबरोक भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में तुलु और कोंडवा लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। अंडमान एंड निकोबार में सेंटिनली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। लेकिन भारत में 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है। एक तो है सिक्किम और दूसरा है नागालैंड। यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कौन कौन सी चीजें जो है जोड़ी गई थी? एक तो अखिल भारतीय संघ प्रस्ताव जो है इसको जोड़ा गया था। इसकी जो पेश है भारत सरकार अधिनियम की, इसको 1 अप्रैल 1935 यानी कि 1935 को इसको पेश किया जाता है, और पारित जो है इसको 2 अगस्त 1935 को इसको पारित कर दिया जाता है। इसमें कितनी धाराएं जो है 321 धाराएं जोड़ी गई थी, और 10 जो है वो अनुसूची इसके अकॉर्डिंग जो है वो जोड़ी गई थी। केंद्र में द्वैत शासन
स्टार्ट किया गया था वो प्रांतों में जो है द्वैत शासन को खत्म कर दिया गया था। केंद्र में तो द्वैत शासन जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन प्रांतों में खत्म कर दिया गया था। किसके अकॉर्डिंग? 1935 के अकॉर्डिंग। आरबीआई की स्थापना होती है कब? 1935 में, और राष्ट्रीयकरण जो है वो 1949 में इसका होता है। संघीय न्यायालय की बात कर लेते हैं, तो संघीय न्यायालय जो है 1 अक्टूबर 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। और किसके द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही इसकी शुरुआत होती है, जिसमें चीफ जस्टिस जो है पहले कौन बनाए जाते हैं? तो मैरिस गिवेयर जो है इसके चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है इसको। भारत सचिव परिषद की जो स्थापना है इसको खत्म कर दिया गया था भारत सरकार। भारत सचिव परिषद को कब? 1858 में इसकी स्थापना होती है और 1935 में इसको खत्म कर दिया जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। दास्ता का नमा अधिकार पत्र किसने कहा था? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है इसको नाम दिया गया था नेहरू जी के द्वारा, दास्ता का नमा अधिकार पत्र। प्रथम भारत के सचिव कौन थे? तो प्रथम भारत के सचिव थे स्टैनली। जो भारत सचिव परिषद है इसके जो सचिव बने थे भारत के, वो स्टैनली बने थे कब? 1858 में। और उस समय वायसराय कौन थे? तो कैनिंग जो है उस टाइम वायसराय थे। अगला इसी में है कि इस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ किसने कहा था? तो इस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ जिन्ना ने कहा था। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिनके द्वारा भारत और पाकिस्तान जो है उसका बंटवारा किया गया था। अवशिष्ट शक्तियों की बात कर लेते हैं, तो अवशिष्ट शक्तियां जो है वो वायसराय को दी गई थी। शक्तियों का विभाजन जो है वो 3 टुकड़ों में बांटा गया था। एक तो संघ जिसको हम यूनियन कहते हैं, स्टेट जिसको हम राज्य कहते हैं, और सम्मति में इसको जो है बांट दिया गया था। सम्मति सूची में कितने विषय थे? तो 36 विषय थे। राज्य सूची में कितने विषय थे? तो 54 विषय थे। संघ सूची में कितने विषय थे? तो 59 विषय थे। वर्तमान की अगर बात करें तो संघ सूची में 100 विषय हैं, ठीक है। और इसके अलावा बात करें राज्य सूची में तो 61 है, और सम्मति सूची में कितने हैं? तो 52 सब्जेक्ट हैं वर्तमान में। वर्मा की बात कर लेते हैं। वर्मा का जो पुराना किसका नाम है? तो म्यांमार जो है इसका पुराना नाम वर्मा है, को अलग कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? वर्मा को 1937 में जो है वो भारत से अलग कर दिया गया था। ये भारत का ही पहले हिस्सा था। कौन सा? वर्मा वाला। म्यांमार की जो करेंसी है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो म्यांमार की करेंसी को हम क्यात के नाम से जानते हैं। ये चीज यहीं पे लिखी है। ये सेंट्रल संघ, सेंट्रल, स्टेट और सम्मति सूची, ठीक है। सम्मति सूची में कितने हैं? 52 है। स्टेट में कितने हैं? राज्य में कितने हैं? 61। और संघ में कितने हैं? तो 100। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या एक गवर्नर से जनरल का पद जो है वो बना दिया गया था। किसका? गवर्नर जनरल का जो पद है वो बना दिया गया था। नाथ एक्ट भी कहते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। किस नाम से जानते हैं? नाथ एक्ट के नाम से जानते हैं। इसी से सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है 1774 में होती है। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। और कहां पर होती है? तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसके पहले जो चीफ जस्टिस थे वो एलिजा इम्पे बने थे, और प्लस 3 अदर और जो है उसके साथ में सदस्य जो है वो चुने गए थे, जिसमें कौन कौन से थे? चैम्बर्स थे, हाइड थे और लिम्बेस्टर थे, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं। 1773 एक्ट के तहत और कौन कौन सी चीजें हुई थी कि कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई थी। जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई थी। भारत का गवर्नर जनरल जो है 1833 एक्ट के तहत विलियम बेंटिक को बनाया गया था। और फिर इसके बाद में भारत का जो वायसराय है इसको 1858 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का जो पद है वो वायसराय में परिवर्तित कर दिया जाता है, और पहले जो वायसराय थे वो कैनिंग को बनाया जाता है। चार्टर अधिनियम की बात कर लेते हैं 1813 की, तो इसी के तहत शिक्षा जो है, शिक्षा और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक अधिकार है वो खत्म कर दिया जाता है। शिक्षा का खत्म नहीं किया जाता। शिक्षा जो है वो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं शिक्षा के ऊपर कि इसमें खर्च किए जाएंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक अधिकार है इसमें इसके द्वारा 1813 के द्वारा इसको खत्म कर दिया जाता है। ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के सभी व्यापार खोल दिए जाते हैं। ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत में सभी प्रकार के जो व्यापार है वो खोल दिए जाते हैं, जिसमें चाय भी
शामिल थी। वुड डिस्पैच की बात कर लेते हैं तो डलहौजी के टाइम में जो है 1854 में वुड डिस्पैच आता है। 1773 की कमी के जो 1773 की जो एक्ट था, इसकी कमी को दूर किसने किया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट आता है इसकी कमी को दूर करने के लिए 1784 में। कौन सा आता है? पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इसी के द्वारा बीओडी व्यापारिक में 24 मेंबर थे और बीओसी राजनीतिक में कितने? 6 मेंबर को शामिल किया गया था। महारानी की घोषणा कब होती है? तो 1858 में महारानी की घोषणा होती है। इसमें क्या होता है, प्रयागराज जो है कैनिंग आता है, कहां पर? प्रयागराज में, जो कि पढ़ा लिखा था। और महारानी घोषणा में ही इन्होंने जो है 1858 में भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र जो है वो जारी किया जाता है। 1919 अधिनियम की बात कर लेते हैं तो सांप्रदायिक निर्वाचन, जिसको हम मॉर्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं, जो कि 1909 में आता है। कौन सा? सांप्रदायिक निर्वाचन। मार्ले मिंटो एक्ट भी इसी टाइम आता है। ठीक है, 1919 में क्या आता है? तो देखो, मार्ले यानी कि छोटा वर्ड है, ठीक है, मार्ले, और तो ये 9 में जाएगा। और मोन्टेग्यू थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, तो ये 19 में जाएगा। इन दोनों में अगर कंफ्यूजन हो तो अभी कंफ्यूजन थोड़ा सा मिटा लो। 1919 में क्या आता है? तो मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है वो 1919 में आता है। उच्चायुक्त पद का सृजन जो है वो इसी में किया जाता है। पहला उच्चायुक्त किसको बनाया जाता है? तो विलियम स्टीवेंटन को बनाया जाता है, जो कि लंदन का था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है वो बॉम्बे और मद्रास में 1926 में जो है वो खोल दिया जाता है कि महिलाएं भी वोट देंगी। फिर मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लागू कब होता है? तो 1921 में ये लागू होता है। कब? आता तो 1919 में है, लेकिन लागू कब होता है? 1921 में। इसी में साइमन कमीशन आता है। कब? इसी के द्वारा 1919 के अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू किया जाता है इसी के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले जो वोट देने का अधिकार है वो किसको दिया गया था? तो 1893 में न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम दिया गया था। यूपीएससी की स्थापना की बात कर लेते हैं तो यूपीएससी की जो स्थापना है वो ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना होती है, जिसका आर्टिकल की बात करें तो 315 होता है। कौन सा? 315 जो है इसका आर्टिकल होता है। पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो रॉस वॉकर जो है इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। और प्रथम भारतीय अध्यक्ष जो है वो कौन बनते हैं? एच.के. कृपलानी जो है बनते हैं, जिनका कार्यकाल 1947 से लेकर 1949 तक इनका कार्यकाल रहता है। यूपीएससी के आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं तो 315 से लेकर 323 तक। और भाग की बात कर लेते हैं तो भाग 14 में जो है वो यूपीएससी का वर्णन है। अंतरिम सरकार की बात कर लेते हैं। अंतरिम सरकार का जो नेतृत्व है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? तो सितंबर 1946 में इसको किया जाता है, जिसमें 11 सहयोगी थे इनके साथ में। और अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गई थी अंतरिम सरकार में। अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष बने थे वो बेवेल बने थे। कौन बने थे? बेवेल जो है वो बने थे। उपराष्ट्रपति, विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल प्रभारी कौन बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो उपराष्ट्रपति भी बनते हैं, विदेशी मामले भी इनके द्वारा संभाले जाते हैं और राष्ट्रमंडल प्रभारी भी यही बनते हैं। कमांडर एंड इन चीफ कौन बनते हैं? तो क्लाउड ऑचिन लेक जो है ये कमांडर इन चीफ बनते हैं। अब आ जाते हैं हिस्ट्री पर। फलक संस्कृति किससे संबंधित है? तो एच.डी. सांखलिया जो है फलक संस्कृति से संबंधित है। फलक संस्कृति कब आती है? तो मध्य पुरापाषाण कालीन से भी 1 लाख साल पहले जो चल रहा था वो क्या चल रही थी? फलक संस्कृति चल रही थी। जो जोरबे संस्कृति कहां पर चलाई जाती है? तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के देमाबाद के इनाम गांव साइट में जो है ये जो संस्कृति है वो पाई गई थी। कायथा संस्कृति की बात कर लेते हैं, ये एमपी में है। मालवा संस्कृति की बात कर लेते हैं, ये भी एमपी में है। आहार या फिर बनास संस्कृति की बात कर लेते हैं, ये राजस्थान में है, जो कि बालाथल साइट से प्राप्त हुई है। ये संस्कृतियां हैं जो कि अलग अलग साइटों से हमको प्राप्त हुई हैं। ये जो है ये आपको ये पूर्व की ओर डिकोड करता है, ये पश्चिम की ओर, ये उत्तर की ओर और ये दक्षिण की ओर।
पूर्वी जो क्षेत्र है वो कौन सा था, तो आलमगीर जो है ये था, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित था। दक्षिणी की ओर बात कर लेते हैं तो दैमाबाद था, जो कि प्रभा नदी पर स्थित था। सुतकांगडोर की बात कर लेते हैं, ये पश्चिमी बिंदु पर स्थित था, जो कि दास्क नदी पर स्थित था। मांडा की बात कर लेते हैं, ये चिनाव नदी पर स्थित था, और चिनाव नदी को ही हम अस्किनी के नाम से जानते हैं, जो कि ऋग्वेद में मिलता है। बालाथल साइट जो है ये भी राजस्थान में मिलती है। ठीक है, ये चारों जो है वो ताम्र पाषाण काल की हैं। कौन सी, ये जो जितनी साइटें थी ऊपर, ये सभी ताम्र पाषाण काल की हैं। भीमबेटका की गुफाओं की बात कर लेते हैं तो इनको यूनेस्को की साइट में 2003 में जो है जोड़ा गया था। ये एमपी के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि विंध्य पर्वत में स्थित है। कौन सी, भीमबेटका की गुफाएं। दमदमा की बात कर लेते हैं, ये कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल माना जाता है, जहां पर कितनी 41 डेड बॉडीज मिली थी। कहां पर 41 डेड बॉडीज मिली थी। महदहा कहां पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। लंगनाज की बात कर लेते हैं, ये गुजरात में स्थित है। प्राचीनतम जीवाश्म की बात कर लेते हैं तो होमो सैपियंस जो है वो प्राचीनतम जीवाश्म को बोलते हैं। खाद्यान्नों की कृषि के रूप में बात कर लेते हैं तो नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि और पहियों की जो खोज है वो नवपाषाण काल में ही होती है। खाद्यान्नों की कृषि की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला जो अनाज है वो कौन सा था, तो जौ जो है वो पहला अनाज माना गया था। ठीक है, हल्लूर की बात कर लेते हैं तो ये कहां पर स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। उतनूर की बात कर लेते हैं, ये तेलंगाना में स्थित है। चिरांद की बात कर लेते हैं, ये बिहार में स्थित है। अमरी की बात कर लेते हैं, ये पाकिस्तान में स्थित है। हथनौरा की बात कर लेते हैं, जहां से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले थे, ये एमपी में स्थित है। बुर्ज होम की बात कर लेते हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर क्या मिले थे बुर्ज होम में, यहाँ पर मानव के साथ में कुत्ते भी दफन थे। मध्य पाषाण काल में क्या होता है, पशुपालन होता है। पुरा पाषाण में किसकी खोज होती है, तो आग की खोज होती है। और नव पाषाण में अभी आपको बता चुके कि पहिए की खोज होती है। और जो जौ थे, ये तभी फर्स्ट टाइम जौ की खेती की गई थी। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। मोहनजोदड़ो स्थान कहाँ पर, ये पाकिस्तान में स्थित है। लोथल कहाँ पर है, ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में डोकमाड़ बंदरगाह और गोदीवाह ये सब वहीं पे स्थित है। कहाँ पर, गुजरात में। गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है यूनेस्को की साइट के, सॉरी यूनेस्को नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा जो बंदरगाह माना जाता है वो गुजरात का ही बंदरगाह माना जाता है। धौलावीरा के बारे में बात कर लेते हैं तो ये गुजरात में स्थित है धौलावीरा, जो कि यूनेस्को की कौन सी भी साइट है, 40वें नंबर की साइट है। और अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी यूनेस्को की साइट है, तो 43वें नंबर की है। और 43वें नंबर की कौन सी है, तो असम की मोइदम है। कौन सी है, असम की मोइदम है। जल संरक्षण के जो साक्ष्य हैं वो धौलावीरा मिले थे। ऐसे धोलिया यानी कि जल संरक्षण के साक्ष्य जो है यहाँ पे मिले थे। नाली बनी हुई यहाँ पे मिली थी। सुनामी के साक्ष्य भी यहीं पे मिले थे। स्टेडियम, सुनामी से धो लो, सुनामी आएगी तो पानी आएगा, पानी से क्या करेंगे, हम धो लेंगे। स्टेडियम के जो साक्ष्य हैं वो भी धौलावीरा में मिले थे। धो दिया स्टेडियम में, उसको रनों के द्वारा उसको धो दिया गया। कालीबंगा की बात कर लेते हैं तो लकड़ी का जो हल है वो भी यहीं पे मिला था। जूते की खेत जो है वो भी कहाँ मिले थे, कालीबंगा में मिले थे। काली चूड़ियों के साक्ष्य भी यहीं पे मिले थे। मृतकों का टीला कहाँ मिलता है, तो मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु में स्थित था, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी का बगीचा जो है वो भी मोहनजोदड़ो में स्थित था। बृहत स्नानागार, जो कि नॉर्थ से साउथ में, इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों साइड में इसमें सीढ़ियां थी। यानी जो सीढ़ियां थी, ये मान लो ये स्नानागार है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो सीढ़ियां बनी हुई थी आने जाने के लिए। ठीक है, सबसे बड़ी इमारत जो थी वो अन्नागार की थी। किसकी थी, अन्नागार की थी। और कहाँ पर थी, ये मोहनजोदड़ो में स्थित थी। मोहनजोदड़ो में क्या मिली थी, तो कांसे की जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो में ही मिली थी, जो किस विधि से बनाई गई थी, लुप्त मोम विधि से इसको बनाया गया था। जैव मंडल आगार की बात कर लेते हैं, यानी कि BSR, कुल जैव आरक्षित क्षेत्र की बात कर लेते हैं, यानी कि बायोस्फीयर
रिजर्व की बात कर लेते हैं, कुल कितने हैं तो 18 है, जिसमें शेषाचलम कहां पर स्थित है, ये शेषाचलम जो है ये आंध्रा में स्थित है। कोल्ड डेजर्ट की बात कर लेते हैं, ये हिमाचल में स्थित है। कंचनजंगा की बात कर लेते हैं, ये सिक्किम में स्थित है। देहांग और देवांग की बात कर लेते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में। पहला जैव आरक्षित क्षेत्र की बात कर लेते हैं, ये 1986 में बनाया गया था, जो कि नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है, जिसको हम ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ा बीएसआर कौन सा है तो कच्छ का रण, जो कि गुजरात में स्थित है। और कच्छ का रण जो है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, ठीक है, जो कि जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लेते हैं तो डिब्रू सिखोवा, जो कि असम में स्थित है। असम में 7 नेशनल पार्क हैं। पहला समुद्री मरीन जो है ये कहां पर खोला, मतलब कहां पर है तो मन्नार की खाड़ी में ये स्थित है। डुगोंग समुद्री गाय के लिए ये फेमस है। यहीं पर पाक जल संधि है, कहां पर, मन्नार की खाड़ी में। सेकंड नंबर के बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लेते हैं, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 1988 में बनाई गई थी। नोक्रेक की बात कर लेते हैं तो ये मेघालय में स्थित है, कहां पर, मेघालय में स्थित है। और गारो की पहाड़ियां भी कहां पर स्थित है तो मेघालय में ही स्थित है। पंचमढ़ी कहां पर स्थित है, ये एमपी में स्थित है। अगस्त मलाई की बात कर लेते हैं तो ये केरल में स्थित है। अचन कमार की बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। MAB की बात कर लेते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लेते हैं प्रोग्राम की, तो ये 1971 में यूनेस्को द्वारा इंडिया के 12 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किए जाते हैं। कब, 1971 में, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लेते हैं तो 3 क्षेत्र जो है इसमें देखे जाते हैं। पहला कोर होता है, दूसरा बफर होता है और तीसरा संक्रमक होता है, जिसको हम ट्रांसलेशन के रूप में जानते हैं। बायोटिक की बात कर लेते हैं, इसको हम लिविंग थिंग कहते हैं, जिसमें पौधे और जानवर आते हैं। एबियोटिक में कौन कौन से आते हैं तो नॉन लिविंग जो होते हैं वो आते हैं, जैसे घास का जो स्थल है सवाना, जिसमें जीवोम आते हैं। रेगिस्तान, टुंड्रा, घास का स्थान, सवाना, पर्णपाती वन। दुनिया की पहली जो है वो कौन सी थी, बायोमेटिक की बात कर लेते हैं तो कोबोर्ग थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। रामसर सम्मेलन की बात कर लेते हैं तो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक जगह है रामसर, इसी के नाम पर रामसर साइट जो है वो जोड़ी जाती है। और 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इंडिया ने इस पर साइन कब किए थे तो 1982 में इंडिया ने इस पर साइन किए थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आती है, जो कि ओजोन परत संरक्षण के लिए हम जानते हैं। पहली रामसर साइट कौन सी थी भारत की तो चिल्का झील थी, जो कि उड़ीसा में स्थित है। सबसे छोटी कौन सी थी रामसर साइट तो रेणुका झील जो है ये सबसे छोटी रामसर साइट थी, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुल टोटल वर्तमान की बात कर लेते हैं कि कुल टोटल कितनी रामसर साइट हैं तो 85 रामसर साइट हैं। और सबसे ज्यादा जो रामसर साइट हैं वो तमिलनाडु की हैं। कितनी, 18 साइट जो हैं वो तमिलनाडु की हैं। नज नारायण की बात कर लेते हैं वर्ल्ड सेंचुरी की, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कांजू वैली की बात कर लेते हैं, ये तमिलनाडु में स्थित है। तवा जलाशय की बात कर लेते हैं, ये भी एमपी में स्थित है। भारत में कुल हॉटस्पॉट एरिया कितने हैं तो 4 हॉटस्पॉट एरिया हैं, जिसमें 1500 संवहनीय पौधे हैं। और संवहनीय पौधों में कौन कौन से आते हैं, जो संकटग्रस्त होते हैं, जैसे जो कोई पौधे की प्रजाति है वो खत्म होने पर आई हो। और हॉटस्पॉट एरिया कौन कौन से होते हैं, एक तो हिमालयन होते हैं, दूसरे हैं भारत बर्मा क्षेत्र है, तीसरा जो है वो पश्चिमी घाट है और चौथा जो है वो सुंडा लैंड है। चलते हैं, अब आ जाते हैं 20वें क्वेश्चन पर। यहाँ से अपनी ज्योग्राफी शुरू होती है। बंदरगाह की बात कर लेते हैं तो अलेप्पी बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, केरल में है। एन्नोर और तूतीकोरिन की बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु में है। पारादीप की बात कर लेते हैं उड़ीसा में है। काकीनाडा की बात कर लेते हैं, ये आंध्रा में है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है तो विशाखापट्टनम का बंदरगाह जो है वो सबसे गहरा है। सबसे पहला जो बंदरगाह है वो चेन्नई का
का जो कृत्रिम, जिसको हम कृत्रिम रूप से बोलते हैं, सबसे पहला चेन्नई बंदरगाह है। पहला निगमित की बात कर लेते हैं तो एन्नोर और तूतीकोरन अभी हमने बताया था, जो कि तमिलनाडु के हैं। सबसे बड़ा जो है बंदरगाह वो कहाँ का है, तो मुंबई का बंदरगाह सबसे बड़ा है। स्वर्णिम चतुर्भुज की बात कर लेते हैं तो स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 जो है सिटी को जोड़ा गया है। पहला है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है चेन्नई और चौथा है कोलकाता। इसको इस तरीके से जो है वो जोड़ा गया है, ठीक है, इस तरीके से जोड़ा गया है, इस तरीके से नहीं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे। अगर फिगर की बात कर लेते हैं तो किस तरीके से का है, तो इस तरीके का है, ठीक है, डायमंड शेप में है। लेंथ इसकी कितनी है, तो 5846 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसको स्टार्ट कब किया गया था, तो 6 जनवरी 1999 को इसको शुरू किया गया था। इसको लॉन्च कब कर दिया गया, तो 2001 में इसको लॉन्च कर दिया गया। और कंप्लीट कब हुआ ये, तो 2012 में ये कंप्लीट हो गया। स्वर्णिम त्रिभुज की बात कर लेते हैं, किसकी, त्रिभुज की। त्रिभुज आगरा, दिल्ली और जयपुर, इन तीनों को जोड़कर जो है वो स्वर्णिम त्रिभुज चलाया जाता है। दिल्ली और मुंबई की बात कर लेते हैं तो दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस जो है वो 1419 किलोमीटर है। मुंबई से चेन्नई की जो डिस्टेंस है वो 1290 किलोमीटर है। कोलकाता से चेन्नई की डिस्टेंस है वो 1684 किलोमीटर है। दिल्ली से कोलकाता की डिस्टेंस की बात करें तो 1453 इसकी डिस्टेंस है। भारत के सड़क नेटवर्क की बात कर लेते हैं, लगभग कितना है, तो 63.43 लाख किलोमीटर भारत में जो सड़क का नेटवर्क है, लगभग 63 के हेर फेर में जो है वो इतने किलोमीटर है। और जो कि दुनिया का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा सड़क है, मतलब दुनिया में सेकंड नंबर की सबसे ज्यादा सड़क जो है वो बनी हुई है। नेशनल हाईवे की बात कर लेते हैं तो नेशनल हाईवे जो है जिसमें 1,46,145 किलोमीटर पर तो नेशनल हाईवे ही बने हुए हैं। महाराष्ट्र में कुल बात कर लेते हैं तो 18,000 किलोमीटर कुल सड़कें इतनी बनी हुई है महाराष्ट्र में। और उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो 12,000 किलोमीटर जो है वो उत्तर प्रदेश में सड़कें बनी हुई हैं। जनगणना की बात कर लेते हैं तो जनगणना में हम आ जाते हैं किस पर, 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग पहले बात करते हैं कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत कितनी थी। तो अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो पंजाब में 31.9% थी। और सेकंड नंबर पर जो अनुसूचित जाति है वो 25% हिमाचल प्रदेश में थी। सबसे कम की बात कर लेते हैं प्रतिशत में, और सबसे ज्यादा की बात कर लेते हैं प्रतिशत में। तो प्रतिशत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है और सबसे कम जो है वो मिजोरम में है जनसंख्या की, ठीक है। अनुसूचित जाति की बात हो रही है यहाँ पे। सबसे ज्यादा एसटी कहां पर है, तो मिजोरम में सबसे ज्यादा एसटी है 94.4%। यूनियन टेरिटरी की बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा यूनियन टेरिटरी जहां पर तो 94.8% लक्षद्वीप में स्थित है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो एससी जो है इंडिया में कितने परसेंट है, तो 16.6% एससी है। और एसटी की बात कर लेते हैं जिसको हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रूप में जानते हैं, 8.6% जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार है। भारत में जो जनगणना के लिए 382 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति आए, और 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग 325 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति जो है निवास करता है। और अगर बात करें 2001 से 2011 की तो 57 जो है पर व्यक्ति इसमें बढ़े हुए थे। और आजादी से अब तक कितने गुना बढ़े हुए हैं, तो 4 गुना जो है वो आजादी से अब तक बढ़े हुए हैं। सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व की यहाँ पे बात हो रही है, 382 व्यक्ति किलोमीटर प्रति व्यक्ति। सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश का है, जहां पर 1 किलोमीटर में सिर्फ 17 व्यक्ति रहते हैं। सेकंड नंबर पर कौन है, तो मिजोरम है सेकंड नंबर पर, ठीक है। सबसे ज्यादा का कौन सा है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो बिहार जो है वो सबसे ज्यादा है, जिसमें 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर पर घंटे पर किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। सेकंड नंबर पर कौन है सबसे ज्यादा में,
तो 1028 जो है सबसे ज्यादा है। यूनियन टेरिटरी की बात कर लेते हैं तो 11,320 प्रति व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में। यूनियन टेरिटरी में सबसे कम की बात कर लेते हैं तो अंडमान एंड निकोबार है। 5 ट्रिलियन को पार करने वाला थर्ड बन चुका है अब तक। ठीक है, इको रेपो दर की बात कर लेते हैं। वैसे आप जो है इसको हम धीरे धीरे जो है इस पीडीएफ को हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, तो बाकी जो बची हुई है वो आप थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।